नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। कौन कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं जहां रेजोनेंस हम सोच सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब वो प्रेजेंट हो सिस्टम में, वहां हमें रेजोनेंस सोचनी होती है। इसके साथ साथ रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। तो देखो, रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट है इसका इवोल्यूशन कब हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मतलब कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ऐसे हैं कि जिनकी एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर के बेस पे उनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो बेंजीन है। तो अगर मैं बेंजीन की ये स्ट्रक्चर लेता हूं और देखता हूं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम। यह है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर है वो ये होती है और इसकी सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्विवेलेंट होती है, यानी कि 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टी है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिर्फ इसकी सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से। तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिसकी एक स्ट्रक्चर से उनकी सारी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उस केस में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इवोल्यूशन हुआ था रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट का। तो ये सिर्फ बेंजीन के केस में नहीं, जैसे अगर आप बेंजीन में इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कराओ तो इसकी एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये वाली। और इसमें डबल हेडेड हम एरो लगाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए। तो सेम इसमें भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टी को, ठीक है, क्योंकि इसकी रियल स्ट्रक्चर ये होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस स्ट्रक्चर को, मतलब कि रियल स्ट्रक्चर है जो रियल स्ट्रक्चर, इसे हम बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रियल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। अब बेंजीन के अलावा और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? अब बेंजीन के अलावा अगर मैं लूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस होती है और इसकी जो है हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसकी अगर मूवमेंट इधर हो, यानी कि ओ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव, ओ ऑक्सीजन नेगेटिव। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, लीनियर मॉलिक्यूल, तो ये स्ट्रक्चर है। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी कि देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे और इसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो एक ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक, जब अगर ये इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है अगर मूवमेंट इधर कर रहे हैं, तब जो है ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और कैसे? अगर आप इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर को उठा लो, मान लिया मैं इसको उठा लो, इसमें देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड लेंथ यूजुअली होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन की जो ट्रिपल बॉन्ड होती है वो होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इनकी दोनों जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, वो इक्विवेलेंट होती है, और वो कितनी होती है? 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी इसकी रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ के जो प्रॉपर्टी है उसे एक्सप्लेन हम किसी एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो जो रियल स्ट्रक्चर है वो इनका हाइब्रिड होती है, इन स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होती है, ठीक है। तो ये तो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इनका जो हाइब्रिड होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये बात आप ध्यान रखना कि जो, जैसे बेंजीन के केस में मैंने बताया था
कि बेंजीन की दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये हैं, और जो रियल हाइब्रिड है वो होता है, यानी रियल मॉलिक्यूल होता है, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, अब ये जो है, अब ये मत सोचना कि जो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कुछ मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर के होंगे और कुछ इसके, बिल्कुल नहीं। जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर ये होगी, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी को हम किसी एक स्ट्रक्चर से, सभी प्रॉपर्टी को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रियल स्ट्रक्चर यही होगी सभी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ ये कंट्रीब्यूट करती हैं। अब डिपेंड करता है कि जो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इनकी स्टेबिलिटी कितनी है, उस बेसिस पे ये कंट्रीब्यूट करते हैं। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस आपको कहाँ कहाँ सोचनी है। जब भी रेजोनेंस की बात आए, दो चीज़ें आप ध्यान में रखना कि इसमें डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, डीलोकेलाइजेशन किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। और जैसे मैंने बेंजीन का केस लिया कि बेंजीन में जो है, बेंजीन ये है प्लेनर मॉलिक्यूल है, और कैसे जो है रियल स्ट्रक्चर इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कार्बन के, 6 कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप करते हैं तभी तो रियल स्ट्रक्चर हमारे पास ये आता है। ठीक है, जो कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, तभी तो यही आता है हमारे पास। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्लेनर होगा मॉलिक्यूल, तभी प्लेनर मॉलिक्यूल के केस में ही जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एटम्स के, वो जो है ओवरलैप कर सकते हैं और वहां रेजोनेंस जो है पॉसिबल होगा। तो हमें सोचना है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें लोन पेयर आ जाएंगे। और हमें क्या देखना है कि प्लेनैरिटी हो मॉलिक्यूल में। जहां तक प्लेनैरिटी होगी मॉलिक्यूल में, वहां तक हम जो है रेजोनेंस के केस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से केसेस हो सकते हैं रेजोनेंस में, ये मैंने डिफरेंट केसेस लिख रखे हैं कि जब ए बी सी जो है ये डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। तो पहला केस, व्हेन ए डबल बॉन्ड बी सी हैव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब भी इनमें से कोई भी केस होगा तब हम रेजोनेंस की बात करेंगे, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। या फिर सेकंड केस, व्हेन ए हैव लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और बी हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड केस, व्हेन ए हैव ट्रिपल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी हैव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड का केस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये डबल बॉन्ड का केस यहाँ ले लिया हमने, क्योंकि एक डबल बॉन्ड होगी, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये वाला केस डबल बॉन्ड वाला यहाँ ले लिया गया है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि कब कब पॉसिबल होगा। मान लिया ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव, तो इसमें A डबल बॉन्ड B C हैव पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें मूवमेंट कैसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब जब हम ड्रॉ करेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। इस केस में देखो ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज, तो ये जो है यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में फ्री रेडिकल है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इधर, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में देखो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये लोन पेयर देगा इस बॉन्ड को और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये होगा CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में देखो अब ये केसेस ले लिए, A डबल बॉन्ड B C हैव पॉजिटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड B C हैव नेगेटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड B C हैव फ्री रेडिकल, A डबल बॉन्ड B C हैव लोन पेयर, A डबल बॉन्ड B और C डबल बॉन्ड D, ये वाला केस आ गया। इस केस में ये यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव। ठीक है, इस केस में देखो A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड D, मान ले ट्रिपल बॉन्ड का केस आ गए, तो इस केस में ये यहाँ इसकी ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव।
और CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस केस में अब देखो ये वाला केस, एक केस ले लिया कि A के पास जब पॉजिटिव चार्ज हो, मान लिया ये B के पास पॉजिटिव चार्ज और A के पास लोन पेयर है, तो इस केस में ये लोन पेयर यहाँ आएंगे और ये होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हाइड्रोजन। ठीक है, इस केस में ये बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब यहाँ देखो, जहां जहां मैंने डबल बॉन्ड लिया है, अगर वहां वहां आप ट्रिपल बॉन्ड कर दो तो ये वाला केस आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इन दो केसेस में, यहाँ और यहाँ, इन सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड भी आ सकती है। जैसे अगर मैं लूँ A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C लूँ, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव का केस लूँ, तब उस केस में क्या होगा, ये यहाँ ये यहाँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसकी क्या बनेगी, मैं इस साइड रख रहा हूँ CH2 नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड और नहीं CH नेगेटिव, यस यहाँ CH नेगेटिव आएगा और यहाँ आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ऐसे जो है आप डिफरेंट केसेस ले सकते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी जो है डबल बॉन्ड आ सकता है। अब डबल बॉन्ड कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एसिलियम आयन का, CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, माने B जो है पॉजिटिव चार्ज, A के पास लोन पेयर और यहाँ जो है अब मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। तो इस केस में क्या होगा, हम कैसे बनाते हैं, जब स्टेबल एसिलियम आयन स्टेबल होता है कैसे, बाय रेजोनेंस, और इस केस में ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, ये बनाते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ जो है सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है, डबल बॉन्ड भी हो सकती है। ठीक है, और लेकिन यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ क्यों नहीं हो सकती कि अगर कार्बन का केस ले लिया तो यहाँ कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो ये आपको डिफरेंट केसेस ध्यान में रखने हैं। और ट्रिपल बॉन्ड का ये वाला केस, अगर यहाँ डबल बॉन्ड की जगह आप ट्रिपल बॉन्ड कर दे तो डिफरेंट केसेस आपके पास आ जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इसमें ये डिफरेंट केसेस हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अभी डिफरेंट केसेस तो मैंने बता दिए, ये केसेस होंगे, लेकिन जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ यानी कि कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करनी है जो प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे। ठीक है, उसको मतलब ऑक्टेट रूल को वायलेट ना करे, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करनी है। जैसे कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए गए, 4। ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स, फ्लोरीन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स। अब इनकी नॉर्मल वैलेंसी अगर देखें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन 1। लेकिन कोई भी एटम अपनी एक वैलेंसी से ज़्यादा जो है वैलेंसी शो कर सकता है, नॉर्मल वैलेंसी से एक वैलेंसी ज़्यादा शो कर सकता है कोई भी एटम, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास लोन पेयर हो। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते, तो कार्बन जो है 4 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है नॉर्मली तो 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे अगर एग्जांपल लें, ये मेरे पास एनिलीन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी हो तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H2 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ देख सकते हो नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, क्यों, क्योंकि 3 तो नॉर्मली ये बना ही रहा था, यहाँ 4th किससे बनाई, इसने लोन पेयर से बनाई। तो कोई भी एटम अपनी नॉर्मल वैलेंसी से एक वैलेंसी एक्स्ट्रा शो कर सकता है अगर उसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या 2 बॉन्ड नॉर्मली बनाता है, लेकिन ये 3 बना सकता है क्योंकि लोन पेयर यूज हो सकता है इसका। फ्लोरीन के केस में भी सिंपल, ये 1 बॉन्ड बनाता है लेकिन 2 बना सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो हमें कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाना जो इसे जो है वॉयलेट करे। तो अब देखो यहाँ तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की बनाओ, NH पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कौन सा केस आ गया,
ये वाला केस आ गया, ए डबल बॉन्ड बी सी हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी सी हैव पॉजिटिव चार्ज। तो उस केस के हिसाब से इसमें रेजोनेंस होनी चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बननी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बन सकती कि अगर जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी इसकी। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनानी है जो प्रॉपर लिविस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करती हो। तो पहला हो गया प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर के बारे में हमें सोचना है, प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, मूवमेंट ऑफ ओनली वन पाई बॉन्ड और वन लोन पेयर। देखो जिस भी केस में, अब यहां ट्रिपल बॉन्ड थी, ये ट्रिपल बॉन्ड का केस था, तो सिर्फ हमें एक बॉन्ड की रेजोनेंस के बारे में सोचना है, यानी कि यहां से ट्रांसफर, सिर्फ एक बॉन्ड यहां से ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो हमें हमेशा मूवमेंट किस तरह सोचना है, एक पाई बॉन्ड का सोचना है। यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड में, तो एक सिग्मा है 2 पाई, तो हमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड का मूवमेंट सोचना है। और ऐसे ही वन लोन पेयर, यानी कि अगर ऑक्सीजन है हमारे पास, किस केस में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास, अभी मैं ऑक्सीजन का केस लूँ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो है अगर हम पॉजिटिव चार्ज बनाएं और CH या लोन पे, ठीक है। इस केस में अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सिर्फ आपको एक लोन पेयर की जो है मूवमेंट करानी है, सिर्फ एक लोन पेयर की, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे आप, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है। तो मूवमेंट किसकी, सिर्फ आपको एक लोन पेयर की, एक पाई बॉन्ड की सोचनी है। अब थर्ड आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ऐसा केस हो जिसमें A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D में C के पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो, C के पास, C एटम, यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कॉन्जुगेट पोजीशन पे, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, कॉन्जुगेट पोजीशन। तो इसमें C के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फ्री रेडिकल हो, उस केस पे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, यानी कि मूवमेंट जो है सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, ठीक है। इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर एक स्ट्रक्चर हमारे पास है ये, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास ये जिसमें नेगेटिव चार्ज, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास ये फ्री रेडिकल, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास ये जिसमें जो है एक एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो ये ले लिया मैंने केस, कैसे, A डबल बॉन्ड B C हैव पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड D, ये वाला केस, ठीक है। C के पास पॉजिटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड B C हैव नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड B C हैव फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड B C हैव लोन पेयर डबल बॉन्ड D। ये केसेस मैंने ले लिए चारों के चारों केस। अब इन केसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्री रेडिकल और लोन पेयर एज इट इज रहेंगे। आपको मूवमेंट किसका सोचना है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे इस केस में बनेगी पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, इस केस में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल एज इट इज, और इस केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ नाइट्रोजन, यानी कि पीरियडिन का केस है ये, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा ये, और लोन पेयर एज इट इज, सॉरी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट सिर्फ हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की सोचनी है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि जो ये डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये किस डायरेक्शन में होंगे। फोर्थ क्या देखनी है हमें, मूवमेंट, या फिर डायरेक्शन बोल लो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस डायरेक्शन में होंगे। जब भी सिस्टम में जो एटम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एक एटम, ठीक है, तो डेफिशिएंट की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है वहां से डेफिशिएंट की तरफ। जैसे इस केस में सी के पास पॉजिटिव चार्ज था तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ठीक है। और जिस केस में आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। मूवमेंट जो है कहां से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन से टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, ये होगा। अब और केसेस में, जैसे एक केस ये ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस हो तो इनमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो इसकी तरफ शिफ्ट होती है, यानी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल बॉन्ड जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, उससे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि मैंने बताया था आपको, सिर्फ इसमें जो है डीलोकलाइजेशन होगी पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्योंकि वो डीलोकलाइज है तो पोजीशन चेंज हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जितनी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें डिफरेंस होनी चाहिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ना कि पोजीशन ऑफ एटम्स। इसके साथ साथ जितने भी एटम्स हैं, यानी ऑल द एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन। जैसे मैंने बेंजीन का एग्जांपल आपको दिया था कि वो सेम प्लेन में होगी, तभी उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर सकते हैं, रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। तो जितने भी एटम्स हैं वो एक प्लेन में होने चाहिए। इसके साथ साथ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टेबिलिटीज, मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट। यानी कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अगर कोई दो स्ट्रक्चर्स, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये है और एक ये वाली है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट से ये स्ट्रक्चर बना ली, तो ये जो है देखो सेम एनर्जी की होती है। इस केस में हम बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इनकी सेम एनर्जी होती है, इनकी जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना इनका कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जितनी कम स्टेबिलिटी होगा उतना कम इनका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर वो मोस्ट स्टेबल है कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उसका कंट्रीब्यूट भी सबसे ज़्यादा होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ग्रेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन क्या इक्विवेलेंट, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स की। और डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है यानी कि रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी हम बोलते हैं जब डीलोकलाइजेशन हुई है, स्टेबल हुआ है मॉलिक्यूल, तो डीलोकलाइजेशन को हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं उसे रेजोनेंस एनर्जी की टर्म्स में। तो जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा उस सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी होती है और उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ग्रेट द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बताना है हमें टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, तो हम देखते हैं कि अगर उसमें ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। जैसे ये केस ले लिया 1,3-ब्यूटाडाइन का। इस केस में अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये पॉसिबल है इस मूवमेंट से। अगर ये मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में हो तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फार अपार्ट है, जितने दोनों में जो है एंड्स पे प्रेजेंट है, प्लस इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है, देखो इसमें 2 ये 3 4 कोवलेंट बॉन्ड, इसमें 1 2 3 4 इसमें है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इस केस में 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, 2 3 4 और 1 5। तो ये जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर्स विद सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑफ हाई एनर्जी एंड कंट्रीब्यूट लेस इन कंपैरिजन टू दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। अब आपको ध्यान रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा,
किसी स्ट्रक्चर में, उतनी ज़्यादा वो इनस्टेबल होगी, यानी कि स्टेबल नहीं होगी, और उतना कम उसका कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ये स्टेटमेंट जो है इस मॉलिक्यूल पे भी एप्लीकेबल है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड से बताया, हम इस स्टेटमेंट को इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये देखो चार्ज सेपरेशन है इसमें, इन दोनों स्ट्रक्चर में, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा क्योंकि ये कम स्टेबल होंगे, लेकिन इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें ले सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो ये बन जाएगी। अब हमें दोनों का निकालना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा। इस केस में चार्ज सेपरेशन है, इस केस में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। देखो जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, मतलब कि उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, और जितनी कम स्टेबिलिटी होगी उसके वो जो है कम कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसके साथ साथ अब ये भी ध्यान रखना, जब भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनी है कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज आया है, और एक ऐसी बनी है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आया है। तो जब भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो वो जो है कम स्टेबल होगी एज कंपेयर टू जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो अब बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, जिसे हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रियल मॉलिक्यूल, यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उनकी जो इंटरनल एनर्जी है उनके डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, और इन्हें दो मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सेकेंड है फ्रॉम हीट्स ऑफ फॉर्मेशन। अब पहला देखते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, तब जब हम इसे हाइड्रोजनेट करते हैं तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती क्या है, यानी 1 मोल ऑफ जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जब हम उसे हाइड्रोजनेट करते हैं तो कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है, उसे ही तो बोलते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मैंने ये है इसका 1 मोल को हाइड्रोजनेट किया तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हुई साइक्लोहेक्सेन बनने में, ठीक है। अब अगर ये है साइक्लोहेक्साट्राइन का केस है, इसमें मैंने सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा दिखाई है, डबल बॉन्ड की कम, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर है ये। तो अगर 3 बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड, तब जो हम इसे हाइड्रोजनेट करते हैं तब हमारे पास इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। इट्स ऑब्वियस, एक बॉन्ड में इतनी हुई तो 3 डबल बॉन्ड में कितनी होगी, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इतनी होगी, ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब हम बेंजीन को हाइड्रोजनेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन करते हैं बेंजीन से, तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, यानी कि कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब कम क्यों रिलीज हुई? क्योंकि यहाँ तो हम मान रहे हैं कि जो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है इसमें ट्रू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 3 है, लेकिन इसमें तो नहीं होती ट्रू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें तो बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम की बजाय जो कि इसमें है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, इक्विवेलेंट होती है सब में, ठीक है। इसमें तो सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, इसमें जो है रियल में सारी इक्विवेलेंट होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये आती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी, जो कि इस केस में आती है रेजोनेंस एनर्जी 150.62 किलोजूल पर मोल, यानी कि 358.98 में से 208.36 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। और सिमिलर जो है रेजोनेंस एनर्जी हमें मिलती है फ्रॉम हीट्स ऑफ फॉर्मेशन से। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो, जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, उनको कंबाइन करके मैंने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। तो जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और मैंने बॉन्ड लेंथ में भी आपको बताया था कि जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है जब एक बॉन्ड बनी है, उतनी अमाउंट में एनर्जी उसे दे दो तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो सिमिलरली जब एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हुई, ठीक है, मॉलिक्यूल ने एनर्जी जो है रिलीज की, डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब उसी मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करना हो, तो डिसोसिएट करना हो, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन वो भी सेम होगी जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे ही हम मान सकते हैं कि जब मैं डिसोसिएशन की बात करता हूं
तो हमें क्या करना है कि जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, अगर मुझे इसे डिसोसिएट करना है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इसे डिसोसिएट करने के लिए, इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो इसमें कितने जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें देख लो, ये देखो एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी कि 6 जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डेल्टा एच निकालना है हीट ऑफ डिसोसिएशन, कैसे निकलेगा, 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 3 है, तो 3 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी 3 है, तो 3 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो है इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि जो है इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसे निकाला गया तो डेल्टा एच कैलकुलेटेड आया 5343 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं वो है ये, एक्सपेरिमेंटली कितनी है डेल्टा एच 5494.84, यानी कि ये जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन माने कि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इसके कंपैरिजन में जितनी हमने कैलकुलेट की है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल है इसलिए ज़्यादा एनर्जी उसे देनी पड़ी बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए। तो रेजोनेंस एनर्जी इस केस में कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड, तो इसमें जो है 151.84 किलो जूल पर मोल रेजोनेंस एनर्जी आ गई, 151.84 किलो जूल पर मोल। तो ये था इसके रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। अब रेजोनेंस के बारे में आप ये 3 चीजें ध्यान रखना कि इसमें डीलोकलाइजेशन होती है पाई और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की। प्लेनर मॉलिक्यूल के केस में करते हैं हम इसे कंसीडर कि प्लेनर मॉलिक्यूल हो और जिसमें जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होती है रेजोनेंस में। अब आप ध्यान रखना कि जब भी रेजोनेंस की बात तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग। ठीक है, प्लेनर होगा तभी जो ओवरलैप कर पाएगा, और डीलोकलाइजेशन किसकी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की। इनके बेसिस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आईआईटी जैम या एमएससी एंट्रेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एके ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं केमिस्ट्री की आने वाली नई वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।